नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखा गठबंधन। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। हे बेबी, रोना बंद करो, बस कुछ देर और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। तुम घबराओ मत। वो लड़का जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थे उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला और गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद एक आलीशान बंगले में एक कार आकर रुकती है। गाड़ी के पीछे सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़की जो थी वो दुल्हन के लिबास में थी और लड़का वो सूट बूट में था। लड़का लड़की की और एटीट्यूड के साथ देकर कहता है, चले बेबी, घर आ गया, घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, कहकर कार से बाहर निकल जाता है। लड़की जो अभी भी कार में थी उसे डर लग रहा था। अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है, फिर कार से बाहर आ जाती है। लड़का लड़की को देखकर उसके पास आकर उसके घूंघट से उसके चेहरे को पूरी तरह ढक देता है और कहता है, बेबी तुम मेरे सिवा कोई और देखे ये मुझे मंजूर नहीं, कहकर उसका हाथ पकड़कर बंगले की तरफ चल पड़ता है। बंगले के अंदर जैसे कोई फंक्शन होने वाला हो, जैसे सजाया गया था। सब तरफ डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, वाइट कलर की लाइट लगी थी। तभी एक औरत सब सर्वेंट से कहती है, जल्दी करो, टाइम होने वाला है, मेरे प्यारे पोते की आज सगाई है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, सगाई हो रही है, शादी नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, कहकर उस बुजुर्ग महिला के पास आ जाती है। माँ, आप क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ दे रही हैं? शाम तक सब हो जाएगा। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आर्यन ही आपका इकलौता पोता है, कहकर मुंह बनाने लगती है बुजुर्ग महिला। अर्पिता, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे एक नहीं दो पोते हैं, आपको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये कि हमारे दो पोते जिंदा है, पर आर्यन सबसे बड़ा, और जो बड़ा होता है ना उसे प्यार भी ज़्यादा मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हमें अपने पोते की सगाई में कोई कमी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यन सिंह शेखावत नाम है उसका, शेखावत एम्पायर का मालिक। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी पहुँच कहाँ तक है। देश का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लाखों लोगों का आइडियल है हमारा पोता। अब आपको जवाब मिल गया। अर्पिता भनभनाते हुए अपने रूम में आती है। ये वसुंधरा देवी ना मेरा पोता लगा रखा है, जैसे आर्यन ही इकलौता है, सारा प्यार सिर्फ उसके लिए। बस मेरे राघव को तो जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमेशा से जब प्रताप जिंदा थे तब भी, आज भी ये वसुंधरा देवी मुझे सिर्फ सेक्रेटरी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती है। अर्पिता अपने फ़ोन से राघव को कॉल करने लगती है। ये नालायक ना कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाने वाला है। समझ नहीं आता कि मैं जो करती हूँ इसके लिए करती हूँ, पर इस जनाब को तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी माँ इसके लिए क्या क्या नहीं करती, और ये लड़का जो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, कहकर फ़ोन को बेड पर फेंक देती है। मेन डोर पर वो लड़का और लड़की आकर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से वो लड़का आवाज़ लगाता है, दादी माँ कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर वसुंधरा देवी बाहर हॉल में आती हैं। वो इस लड़के को देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, आर्यन? जो लड़का दरवाजे पे खड़ा था वो कहता है, हाँ दादी माँ मैं आ गया और आपकी बहू को भी साथ लाया हूँ। वसुंधरा देवी आर्यन के पास जाकर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? उस लड़की की तरफ इशारा करके कहती हैं, ये कौन है? आर्यन उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मिसिस आर्यन सिंह शेखावत। आर्यन के इतना कहते ही वसुंधरा देवी, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, हम आपकी सगाई की तैयारी कर रहे हैं और शायद आप भूल रहे हैं कि आज आपकी सगाई है। हम उन लोगों से क्या कहेंगे? बोलिए। वो लड़की जो दुल्हन बनी खड़ी थी वो ये बात सुनकर मन ही मन में, ये आदमी क्या सच में पागल है? आज इसकी सगाई थी और इसने मुझसे आज शादी कर ली, पता नहीं और क्या क्या पता चलना बाकी है। अर्पिता जो अपने रूम में थी, बाहर शोर होने की वजह से एक सर्वेंट से जो वहाँ से जा रहा था उसे बुलाकर पूछती है, बाहर क्या शोर हो रहा है और कौन आया है? तो वो सर्वेंट कहता है, मैम वो आर्यन साहब आए हैं और
अर्पिता और क्या, सर्वेंट वो मैम, आर्यन साहब किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं। अर्पिता सोचने लग जाती है, आर्यन वो भी लड़की के साथ, जाकर देखना पड़ेगा कि बात क्या है। अर्पिता अपने रूम से बाहर हॉल में आ जाती है और आर्यन के साथ दुल्हन के लिबास में एक लड़की को देखकर चौंक जाती है। वसुंधरा देवी और आर्यन के बीच में बोल पड़ती है, आर्यन तुमने शादी कर ली? आर्यन बस आपकी ही कमी थी, लो वो भी पूरी हो गई कहकर उन्हें गुस्से से देखने लगता है। तो मिसेस शेखावत मिली अपनी नई बहू से, मिसेस आर्यन सिंह शेखावत से। वसुंधरा देवी, आर्यन ये आपने ठीक नहीं किया, बोल के अपने रूम में चली जाती हैं। आर्यन कुछ नहीं कहता। अर्पिता, तुम्हारी सगाई थी आज और तुमने ये किया। आर्यन, मुझे नहीं लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, कहकर उस लड़की का हाथ पकड़कर ऊपर अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। आर्यन अपने रूम में आने के बाद उस लड़की को बेड के पास ले जाकर बेड पर फेंक सा देता है और कहता है, तुम्हारी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा ऐशो आराम मिलेगा और ज़्यादा उम्मीद मत रखना, समझी, कहकर वॉशरूम चला जाता है। वो लड़की बेड पर पड़ी सिसकियाँ ले रही थी। वो लड़की खुद को संभाल कर आईने के सामने खड़ी होती है, अपना घूंघट हटाती है। आईने में उसका अक्स नजर आता है। वो बहुत खूबसूरत थी, छोटी छोटी आंखें, काले घने बाल, उससे भी ज़्यादा बेहद मासूम। खुद को आईने में देखकर कहती है, तुझे बहुत शौक था दुल्हन बनने का, देख तो बन गई दुल्हन, वो भी आर्यन सिंह शेखावत की। मुबारक हो मिसेस काजल आर्यन सिंह शेखावत, कहकर अपने आंसू पोंछने लगती है। बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। तभी आर्यन वॉशरूम से बाहर आता है और बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो बालकनी में आ जाता है। काजल को खड़ा देखकर अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर कहता है, आर्यन क्या इरादा है, नीचे कूदना चाहती हो? काजल आर्यन की आवाज़ सुनकर उसकी ओर मुड़ती है। आर्यन, देखो जो करना है करो, बस मरना नहीं है, ओके, बाकी तुम देख लो, कहकर वापस रूम में आ जाता है। काजल उसके पीछे पीछे वो भी रूम में आ जाती है। आर्यन मिरर के सामने तैयार हो रहा था। काजल कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आर्यन उसे चुप देखकर कहता है, कुछ कहना चाहती हो? काजल से हिलाकर हाँ में जवाब देती है। आर्यन, तो बोलो क्या? काजल, वो मेरा सामान। आर्यन उसे देखता है तो काजल उससे कहती है, मेरा मतलब था कि मेरे कपड़े, कहकर चुप हो जाती है। आर्यन, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही देर में तुम्हारा सामान आ जाएगा। आर्यन, मैं दादी माँ के पास जा रहा हूँ, उन्हें मनाना भी है। और काजल की तरफ पलटकर उसके पास जाकर कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम रूम से बाहर मत निकलना, कहकर काजल की आंखों में देखकर नीचे चला जाता है। आर्यन नीचे वसुंधरा देवी के रूम में नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाए। वसुंधरा देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। आर्यन, दादी माँ आप ठीक तो हैं? वसुंधरा देवी, हाँ हम ठीक हैं, आइए हमारे पास बैठिए, कहकर एक बॉक्स देती है, खोलिए इसे। आर्यन पूछता है, दादी माँ क्या है इसमें? वसुंधरा देवी, आप खुद ही देख लीजिए। आर्यन बॉक्स को खोलता है, उसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आर्यन, दादी माँ इसे आपने अब तक संभाल कर रखा था। वसुंधरा देवी, कैसे नहीं रखते संभाल कर, ये आपकी माँ की आखिरी निशानी जो है। आर्यन, माँ जब भी इसे पहनती थी तब बहुत अच्छी लगती थी। वसुंधरा देवी, हम जानते हैं, इसीलिए तो इसे आज तक आपकी पत्नी को देने के लिए रखे थे, अब इसकी हकदार वो है। आर्यन, वसुंधरा देवी को देखकर, आप गुस्सा नहीं है मेरे फैसले से? मैंने बिना बताए अचानक से शादी कर ली तो? वसुंधरा देवी, अचानक कैसे शादी? शादी तो आप कर ही रहे थे, बस लड़की बदल गई। वसुंधरा देवी, आर्यन एक बात कही आपसे, आप बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं, उन्होंने भी हमने जिस लड़की को उनके लिए पसंद किया था उससे शादी ना करके आपकी माँ से कर ली, आपने भी ठीक वैसा ही किया। आर्यन, अगर मैं कहूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है तो? वसुंधरा देवी, आर्यन जब आपके पापा ने आपकी माँ से शादी की तब हम बहुत गुस्सा हुए थे, पर वक्त के साथ हमें ये समझ आ गया कि आपके पापा ने सही डिसीजन लिया था। आपकी माँ जितनी समझदार थी उतनी ही प्यारी थी। आर्यन, आपको मुझ पर भरोसा है? ये जानकर मैं खुश हूँ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे, आई प्रॉमिस यू। काजल अपने रूम में होती है, तभी एक सर्वेंट उसका सामान देकर चला जाता है। काजल अपने सामान में अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करती है। दूसरी तरफ से एक औरत, बोलो। काजल, हेलो भाभी, मैं काजल बोल रही हूँ, वो भैया के बारे में जानना था, उन्हें होश तो आ गया ना, वो कैसे हैं?
अनु, नहीं अभी नहीं आया होश, डॉक्टर देख के गए हैं, बोले हैं सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये बार बार कॉल मत करना, कहीं तेरे पति को पता चल गया तो कहीं गुस्से में शेखर का इलाज ही बंद ना करा दे, समझी? अब रखो, कहकर कॉल कट कर देती है। काजल के आंख में आंसू आ जाते हैं। काश भैया का एक्सीडेंट ना हुआ होता और ना ही मुझे इस इंसान से शादी करनी पड़ती। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल पलट कर देखती है। अर्पिता खड़ी थी। अर्पिता काजल को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, काफ़ी सुंदर हो, आर्यन को कहाँ से मिल गई? काजल अर्पिता को देखकर कहती है, अंदर आइए। आप कौन? अर्पिता, मैं आर्यन की माँ। कोई नहीं। अर्पिता पीछे पलटती है। आर्यन गुस्से से उन्हें देख रहा था। अर्पिता डर के कारण उसका गला सूखने लगता है। आर्यन अर्पिता से कहता है, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करें? अर्पिता, मैं तुम्हारे कमरे में कहाँ हूँ? मैं तो कमरे के बाहर हूँ, मैं तो बस नई बहू को देखने आई थी। आर्यन गुस्से से काजल की तरफ देखकर कहता है, तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम मेरे से पूछे बिना इस घर में किसी से भी बात नहीं करोगी, तो तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? कहकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अर्पिता मुंह बनाते हुए, मेरे से पूछे बिना, ये भी कोई बात हुई भला? पता नहीं इसे कितनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई, कहकर नीचे चली जाती है। आर्यन काजल की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उससे कहता है, मेरी एक बात याद रखना कि कोई मेरी बात ना माने, उसके लिए मुझे बुरा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस प्यारे से भाई का इलाज चलता रहे तो जो मैं कह रहा हूँ उसे चुपचाप करते रहना, समझी? काजल अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे पता है कि आप मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं, पर आप ये भी मत भूलिए कि इसके बदले मैंने आप जैसे बदतमीज इंसान से शादी की है। आर्यन, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो? काजल, आपसे ज़्यादा तो नहीं, मिस्टर आर्यन सिंह शेखावत। आर्यन हंसते हुए जाकर बैठ के किनारे पर बैठ जाता है। आई लाइक योर एटीट्यूड, और हो भी क्यों ना मिसेस आर्यन शेखावत जो हो, तो तुम पर ये एटीट्यूड सूट करता है। काजल अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर बोलती है, ये एटीट्यूड आपको ही मुबारक हो। आर्यन खड़ा हो जाता है। और एक बात, आज शाम को घर में पार्टी है तो कोई बहाना नहीं चलेगा और टाइम से रेडी हो जाना, कहकर रूम से बाहर चला जाता है। काजल, खुद को समझते क्या है? अगर भाई की बात नहीं होती ना तो तभी एक सर्वेंट दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है, दादी माँ ने आपको अपने रूम में बुलाया है, नीचे से राइट में उनका कमरा है। काजल हाँ बोलती है। काजल, पता नहीं उनकी दादी कैसी होंगी, पोता तो इतना खड़ूस है। उनकी दादी, हे भगवान, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, कहकर नीचे चली जाती है। काजल नीचे आती है और वसुंधरा देवी के कमरे के पास जाकर रुक जाती है। अपना हाथ बढ़ाती है दरवाजे की तरफ, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खटखटाए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आ जाइए। काजल हैरान रह जाती है। वो अंदर जाती है तो वसुंधरा देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी। वसुंधरा देवी काजल को देखकर कहती हैं, आइए बैठिए हमारे पास। काजल डरते हुए उनके पास बैठ जाती है। काजल, आपने मुझे बुलाया था? वसुंधरा देवी, हाँ हमने आपको बुलाया था। काजल डरते हुए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप मिस्टर शेखावत से पूछ लीजिएगा। वसुंधरा देवी काजल को देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, इतनी मासूम है, पता नहीं क्या वजह थी जो आर्यन को इनसे शादी करनी पड़ी। वसुंधरा देवी कुछ बॉक्स देती हैं और कहती हैं, इनमें से जो पसंद है उन्हें आप अपने पास रख सकती हैं। काजल बॉक्स को देखती है, उनमें ज्वेलरी थी। काजल, पर मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वसुंधरा देवी मुस्कुरा कर कि आप यही कहेंगी, आज शाम को घर में पार्टी है तो आप यूँ खाली तो नहीं रहेंगी ना? शेखावत की पार्टी है और उनकी बहू के गले यूँ सुने सुने अच्छे नहीं लगते हैं। काजल संकोच में थी कि क्या कहे। वसुंधरा देवी, देखिए जिस हालत में आप दोनों ने शादी की है हम नहीं जानते उस बारे में, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारा पोता कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और ना ही हमने उनसे कुछ पूछा क्योंकि हमें उन पर भरोसा है। काजल चुपचाप थी। वसुंधरा देवी काजल को यूँ चुप देखकर, तो पसंद आया कुछ देखिए वरना हमें आर्यन की बात सुननी पड़ेगी, कहकर थोड़ा मुस्कुरा देती हैं। काजल, जो आपको पसंद है वो मैं पहन लूँगी। वसुंधरा देवी, देख लीजिए बाद में ये मत कहिएगा कि कितना ओल्ड फैशन है। काजल थोड़ा मुस्कुरा देती है, नहीं जो कहेंगी वो पहन लूँगी। वसुंधरा देवी प्यार से उनके गाल को छूती हैं,
खुश रहिए हमेशा। काजल उनके प्यार से छूने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद किसी ने प्यार से उसे इस तरह आशीर्वाद दिया था। वो अपने रूम में आ जाती है और बेड पर रोने लगती है। माँ, आपके और पापा के जाने के बाद किसी ने इस तरह मुझे प्यार किया है। आज आपकी और पापा की बहुत याद आ रही है। दूसरी तरफ आर्यन किसी काम से बाहर आया था, तभी उसे कॉल आती है। उसकी बात सुनकर कहता है, उसे अभी यहाँ मत आने देना, चाहे जो करना पड़े वो करो, पर अभी उसे यहाँ मत आने देना। मैं उससे रात में बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल तुम उसे देखो कि वो खुद को कोई चोट ना पहुँचाने पाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर कॉल कट कर देता है। आर्यन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस काजल। अब देखना, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नरक ना बना दी तो कहना, ये खुद से वादा है, कहकर कार लेकर चला जाता है। काजल, पता नहीं भैया को होश आया है या नहीं, कैसे पता करूं? कुछ सोचने लगती है। हाँ, निधि को कॉल करती हूँ, वो भैया को देखने के बहाने हॉस्पिटल चली जाएगी, कहकर कॉल करती है। दूसरी तरफ से निधि, काजल की बेस्ट फ्रेंड, कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ती है, कहाँ है यार तू? पता भी है मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, पर तू है कि मेरे कॉल तक नहीं उठा रही थी। काजल, 1 मिनट पहले सांस तो लेने दे, सामने वाले को कुछ कहने देगी तो कुछ बोलूँगी ना। निधि, अच्छा ठीक है, पहले तू बोल। 1 मिनट, क्या तेरी शादी उस आर्यन से हो गई? बोलना। काजल, हाँ हाँ हो गई, मैं यहाँ शेखावत विला में हूँ। निधि, तू खुश तो है ना? मेरा मतलब था कि वो तुझे कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है ना? मतलब देखा था हॉस्पिटल में कैसे बात कर रहा था तुझसे, मन तो था कि वहीं मुंह तोड़ दूँ। तू सच में ठीक है ना? काजल, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो कोई मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा है। मेरा एक काम कर, तू हॉस्पिटल जा और भैया की तबीयत कैसी है मुझे बता। काजल उदास होकर बोलती है, तुझे तो पता है ना कि भाभी मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। निधि, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे भैया के बारे में पता कर बताती रहूँगी। ओके चल, अभी मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। काजल, सब ठीक हो बस। काजल फ़ोन रखती है, तभी नॉक होती है। काजल, अब कौन है? पता नहीं यार, दिन भर कोई ना कोई आता क्यों रहता है जब से आई हूँ। हे भगवान, कौन है? अंदर आ जाए। सर्वेंट आता है। मैम, वो आर्यन सर ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, इन्हें कहाँ रखूँ? काजल बेड की तरफ इशारा करती है। काजल बैग में से कपड़े निकालने लगती है। ये तो साड़ी है और मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। इसका मतलब मिस्टर शेखावत ने ये जानबूझकर लाए हैं। सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी आर्यन रूम में आता है और काजल को देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। खुद को शांत करके बोलता है, क्या हुआ बेबी, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? कहकर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। काजल अपना सिर ऊपर कर आर्यन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। कौन है यहाँ पर? हाँ। आर्यन पलटकर काजल की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? काजल बेड से उठ जाती है। इस रूम में आपके और मेरे अलावा कोई और तो नहीं है ना? तो फिर ये बेबी क्यों? आर्यन काजल के पास आकर, क्यों कुछ होने लगता है क्या? कहकर एक डेविल वाली स्माइल देता है। काजल आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं मिस्टर शेखावत, खासकर आपको देखकर तो नहीं। आर्यन गुस्से से, अच्छा तो किसे होता है देखकर? हाँ। काजल आर्यन के सवालों से तंग आ जाती है। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर शेखावत कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आर्यन गुस्से में अपनी नज़रें इधर उधर करता है। काजल आर्यन को इस तरह देख कर कहती है, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, कुछ होने लगा क्या? आर्यन काजल के बहुत पास आ जाता है और अपना हाथ उसके कमर के रख कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काजल आर्यन के ऐसा करने से वो हैरान रह जाती है। उसके दोनों हाथ आर्यन के कंधे पर जाकर रुकते हैं। आर्यन काजल की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि लड़की में अदा नहीं है कि वो आर्यन सिंह शेखावत को रिझा सके। कहकर उसके होठों की तरफ देखने लगता है और कहकर उसके होठ की तरफ झुकने लगता है। काजल आर्यन को जोर से धक्का देती है, जिससे आर्यन काजल से दूर हो जाता है। वो गिरने ही वाला होता है पर खुद को संभाल लेता है। काजल उंगली दिखाकर, अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की तो? आर्यन हंसकर, तो क्या? हाँ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम पर यू नो व्हाट आई मीन? काजल गुस्से से, मुझे कुछ नहीं लग रहा और ना ही कभी लगेगा। आर्यन हंसते हुए, यही अच्छा होगा। अचानक से डेविल वाले स्माइल के साथ, तुम्हें क्या लगा कि आर्यन सिंह शेखावत तुम्हें अपने होठों से लगागा? हाँ,
कहकर काजल को घूरने लगता है। आर्यन आर्यन सिंह शेखावत के बाहों में आने के लिए एक लेवल का होना जरूरी है। आर्यन सिंह शेखावत तुम जैसी लड़की के पास तो आ सकता है, पर उसे होठ से लगा ले, ये हो नहीं सकता। काजल अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर कहती है, और मुझे आपके होठों से लगने का भी कोई शौक नहीं है। होगी कोई और जो आपके इस होठों को छूना चाहे, पर हम उनमें से नहीं हैं मिस्टर शेखावत। आर्यन डेविल वाली स्माइल के साथ, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर। काजल क्यों नहीं होना चाहिए। आर्यन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, इतना गुरूर अच्छा भी नहीं होता है मेरी जान, कि जब गुरूर टूटे तो मुंह छिपाने लायक जगह भी नहीं मिलेगी। काजल जो गलत होते हैं उन्हें डर होता है अपने गुरूर टूटने का, और जब हम गलत ही नहीं है तो टूट के बिखरने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने गलत इंसान को गलत सवाल किया है। आर्यन हंसकर, इंसान भी सही है और सवाल भी। काजल क्या मतलब है आपका। आर्यन बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। काजल उसका रास्ता रोक कर कहती है, आपने भी क्या कहा उसका जवाब दीजिए। आर्यन उसकी तरफ थोड़ा झुक कर कहता है, मेरा मूड नहीं है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहकर वॉशरूम चला जाता है। काजल जब जवाब देना नहीं होता है तो ऐसे सवाल करते ही क्यों हैं। शाम होते ही पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्पिता जहाँ देखो बस सजावट ही सजावट और कुछ नहीं लगता। आर्यन ने सारा पैसा बस इसमें ही खर्च करना है तो कल मेरे बच्चे के लिए तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। घर के फ़ोन से राघव को कॉल करती है, ये लड़का कब सुधरेगा पता नहीं, मैं इसके लिए मरी जा रही हूँ सोच सोच कर, और ये है कि मेरा फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। आर्यन अपने रूम में रेडी हो रहा था, ब्लैक कलर के सूट बूट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। काजल रूम में आती है, उसको देखकर ठिठक जाती है। काजल मन ही मन में, दिखने में इतना भी बुरा नहीं है, बस घमंड ज़्यादा करता है। आर्यन काजल को यूँ खुद को घूरते देख कर कहता है, क्या हुआ। हाँ माना कि हैंडसम लग रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे नज़र लगाओ। बोलकर मिरर को खुद को देखने लगता है। काजल आपको वो भी मेरी नज़र, हाँ कहकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। जो खुद दूसरों को नज़र लगाते हैं ना, वो ऐसा सवाल ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्यन काजल के पास आकर, तो मैं दूसरों को नज़र लगाता हूँ। काजल आर्यन के फिर से पास आने से वो थोड़ा दूर हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। आर्यन को काजल का इस तरह मुँह फेर लेना पसंद नहीं आता है। वो उसकी बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। काजल एकदम से आर्यन के सामने जा खड़ी होती है। आर्यन गुस्से से, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ ना और सामने वाला मुझे इग्नोर करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है काजल, और मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती बात करे मिस्टर शेखावत। आर्यन वो मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं, आई लाइक यू, और हाँ तुम भी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूंगा, ओके। काजल पर आप अभी से रेडी क्यों हुए हैं, अभी तो सिर्फ शाम हुई है, पार्टी तो रात को है ना। आर्यन वैसे तो मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता, पर तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो बता देता हूँ कि मुझे कुछ काम है, तो मैं पार्टी में ही मिलूंगा सबसे, और अगर तुम किसी को बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, कहकर उससे दूर हो जाता है। काजल उदास हो जाती है, नहीं मुझे किसी को भी नहीं बुलाना है। आर्यन काजल को उदास देकर कहता है, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगाया था, शायद आता ही होगा, तुम उसे पार्टी में पहन कर आ जाना, मैं चलता हूँ। रूम से बाहर चला जाता है। वसुंधरा देवी अपने रूम में कुछ काम कर रही थी, तभी अर्पिता वहाँ आकर कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वसुंधरा देवी उनकी ओर देख कर कहती हैं, कुछ परेशान लग रही हैं आप। अर्पिता माँ वो। वसुंधरा देवी बोलिए क्या बात है। अर्पिता वो राघव से कुछ दिनों से बात नहीं हो पा रही है, तो आप। वसुंधरा देवी आप परेशान मत होइए, पढ़ाई में बिजी होगा, कर लेगा फ़ोन आपको। अर्पिता पिछले हफ्ते बात हुई थी, पर इस हफ्ते कोई बात नहीं हुई है, मैसेज करता था पर परसों से मैसेज भी नहीं किया है। मैं जानती हूँ, मानती हूँ थोड़ा लापरवाह है, पर फ़ोन नहीं भी करता है तो मैसेज का जवाब जरूर देता है। पर वसुंधरा देवी अर्पिता को चिंता में देखकर कहती हैं, आप परेशान मत होइए, मैं आर्यन को बोलती हूँ, आप जाइए। वसुंधरा देवी आर्यन को फ़ोन करती है। आर्यन जो था वो नीचे ही आ रहा होता है। दादी माँ का कॉल उनके कमरे में जाता है। आर्यन दादी माँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आइए। आर्यन क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो हैं। वसुंधरा देवी हम ठीक हैं, पर अर्पिता वो ठीक नहीं है। आर्यन अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर विंडो के पास जाकर खड़ा होता है।
तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वसुंधरा देवी, वो कह रही थी कि राघव से बात नहीं हो पा रही है और ना ही मैसेज का वो जवाब दे रहे हैं। आप कुछ करिए। आर्यन उनकी बात सुनकर परेशान हो जाता है पर अपने चेहरे पर परेशानी को लाने नहीं देता है। वसुंधरा देवी, आर्यन हम आपसे कुछ कह रहे हैं। आर्यन पलटकर, वो दादी माँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात हुई थी। वसुंधरा देवी, आपकी बात हुई थी? ये जानकर अच्छा लगा हमें, हम अर्पिता को बता देंगे। वैसे आपने उन्हें अपनी शादी की बात बताई भी है कि नहीं? अरे हम भी ना कैसी बात करते हैं, आपने तो सबसे पहले उन्हें ही बताया होगा ना। आर्यन खामोश खड़ा था, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्या कहे कुछ समझ नहीं आता है। वसुंधरा देवी, आप चुप क्यों हैं? आपने उन्हें बता तो दिया है ना, वरना नहीं बताया होगा तो घर आने के बाद पूरा घर सर पे उठा लेगा। और करे भी क्यों ना, आपने उन्हें इतना सर पे जो चढ़ा रखा है, छोटा भाई है कहकर हंसने लगती हैं। आर्यन उनको इस तरह हंसता देख देख मन ही मन आपको कैसे बताऊं कि उसकी हालत ठीक नहीं है, पर जिसकी वजह से ये हुआ है ना, उसे इतना तड़पाना है कि फिर कभी किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी। वो कहकर वहाँ से निकल जाता है। आर्यन बाहर आकर किसी को कॉल करता है, कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है ना? दूसरी तरह से, हाँ ठीक है, हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। आर्यन, क्या बेहोशी का इंजेक्शन? पर क्यों? सर देखिए, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे थे तो देना पड़ा, बार बार अपना फ़ोन मांग रहे थे, हम क्या करते सर? आर्यन, ठीक है, कुछ भी हो मुझे पहले बता दिया करो, उसके बाद कुछ करना। कॉल कट कर देता है गुस्से से। मेरा भाई आज जिस भी हालत में है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, आज की पार्टी सारी जिंदगी भर याद रहेगी। मिसेस शेखावत, काजल अपने रूम में होती है, तभी उसे निधि का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसके भाई ठीक है। ये जानकर काजल को अच्छा लगता है। रात का समय, काजल मिरर के सामने खड़ी थी, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, कानों में छोटे छोटे झुमके, बीच मांग करके बालों को जूड़ा बना रखा था, मांग में नई नवेली दुल्हन जैसे सिंदूर भरा था, मेकअप ना के बराबर था, होठ में गुलाबी लिपस्टिक जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, ऊपर से गुलाबी बनारसी साड़ी जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। काजल खुद को मिरर में देखकर कहती है, जब सोचती थी कि खुद की शादी होगी तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, पर जैसा हम सोचते हैं जरूरी तो नहीं वैसा ही हो। मेरी इस खुशियों में मेरे अपने ही नहीं है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शेखावत विला में सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। वसुंधरा देवी और अर्पिता दोनों मेहमानों को देख रहे होते हैं। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। मिसेस शेखावत अपनी बेटी जूही के साथ आती हैं। अर्पिता वसुंधरा देवी को आंखों के इशारे से कहती है, वो लोग आ गए। वसुंधरा देवी चेहरे पर मुस्कान लिए उनको कहती है, कैसी हैं आप मिसेस शेखावत? ठीक हूँ। वैसे आर्यन दिखाई नहीं दे रहा है, रेडी हो रहा होगा ना? वसुंधरा देवी और अर्पिता एक दूसरे को देखकर क्या कहें, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। अर्पिता, मिसेस मेहता आप मेरे साथ आइए ना, और जूही बेटा तुम भी आओ ना। वसुंधरा देवी मन ही मन में, ये लोग तो आ गए, आप कहाँ हो आर्यन, जल्दी आ जाइए। अर्पिता, मिसेस मेहता मुझे आपसे कुछ कहना है। मिसेस मेहता, वैसे डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है। तभी जूही बीच में बोल पड़ती है, आंटी आर्यन कहाँ है? अर्पिता अपने हाथ से अपने सिर पकड़कर मन ही मन कहती है, ये माँ बेटी दोनों के दोनों पागल है, मैं इन्हें ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, और ये है कि जूही, क्या हुआ आंटी, आपके सर में दर्द है क्या? कहो तो दबा दूँ। अर्पिता खींच कर कहती है, नहीं मेरा गला दबा दो, अच्छा होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। जूही, माँ आंटी की तबीयत खराब लग रही है। वसुंधरा देवी अकेली खड़ी होती हैं। तब एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। सब आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं तो आर्यन वहाँ पर माइक लेकर खड़ा था। सारे मेहमान स्टेज की तरफ आने लगते हैं। आर्यन बोलना शुरू करता है, तो आप सब लोग इस पार्टी में आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अर्पिता और वसुंधरा देवी एक दूसरे को देखकर आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप लोगों को क्यों पार्टी में बुलाया है। सब लोग कहने लगते हैं, आज तुम्हारी सगाई है। आर्यन हंस देता है और ना में सिर हिला देता है। जूही शर्माने लगती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन, तो आप सब रेडी हैं सरप्राइज के लिए, तो तैयार हो जाइए और अपना दिल थाम कर बैठिए, तो इनसे मिलिए, कहकर अपना हाथ सामने की तरफ इशारा करता है। सब पीछे पलट कर देखते हैं तो काजल खड़ी है।
आर्यन, मिलिए इनसे, मिसेस काजल आर्यन सिंह शेखावत से कहकर हंसने लगता है। सारे रिश्तेदार ये सुनकर चौंक जाते हैं। वसुंधरा देवी और अर्पिता सब लोगों को देखने लगते हैं। मिसेस मेहता और जूही तो जैसे हैरान रह जाते हैं। आर्यन स्टेज से नीचे उतरकर काजल के पास जाकर उसके अपने हाथ आगे करता है। काजल इधर उधर देखने लगती है। आर्यन, जान, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम आर्यन सिंह शेखावत की बीवी हो। काजल उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। आर्यन स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और काजल को भी साथ में चढ़ाता है। आर्यन, तो आप सब इनसे मिलिए, मेरी लवली वाइफ काजल आर्यन सिंह शेखावत। नीचे सब मेहमान बातें करने लगते हैं। मिसेस मेहता आर्यन से पूछती है, ये सब क्या है? आज मेरी बेटी की तुमसे सगाई थी और ये सब क्या हो रहा है? वसुंधरा जी, आप क्यों नहीं कुछ कहती? आप चुप क्यों हैं? वसुंधरा देवी खामोश थी। अर्पिता मन ही मन में ये सब तो बताने वाली थी, पर तुम और तुम्हारी वो पागल बेटी कुछ सुनती कहाँ है? जूही रोने लगती है। आर्यन काजल को देख कर कहता है, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। काजल आर्यन को देख थोड़ा मुस्कुरा देती है। आर्यन मन ही मन में, थोड़ा सा मुस्कुरा लो मेरी जान, फिर पार्टी की रौनक तो तुमसे ही होनी है। वसुंधरा देवी आर्यन के पास जाकर, अब हम जाते हैं, आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। आर्यन, दादी माँ कुछ देर और रुक जाइए प्लीज़ मेरी खातिर। हाँ, उनका हाथ पकड़ के कहता है। वसुंधरा देवी, आप जानते हैं ना कि हमें ऐसी पार्टी पसंद नहीं है, हम तो सिर्फ आपके लिए आए थे। अब आप दोनों ये पार्टी एंजॉय कीजिए कहकर चली जाती हैं। आर्यन, अच्छा हुआ जो दादी चली गई, वरना उन्हें यहाँ जो होता वो अच्छा नहीं लगता। अर्पिता मिसेस मेहता के साथ एक कोने में बात कर रही होती है। मिसेस मेहता जो थी वो बहुत गुस्से में थी। मिसेस मेहता, तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे उस सौतेले बेटे के साथ करना चाहती हो, अब क्या है बोलो? अर्पिता उसको समझाती, तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा ही चाहती थी, पर ये आर्यन एंड टाइम पर मेरा फेंका हुआ पासा कैसे पलट गया? मिसेस मेहता, कहीं आर्यन को हम दोनों मिले हुए हैं इस बारे में पता तो नहीं चल गया ना? शंका जाहिर करते हुए अर्पिता, नहीं, अगर उसे पता चल गया होता तो मुझे ताना जरूर मारता, उसकी आदत है मुझे ताना मारने की, कहकर मिसेस मेहरा को देखने लगती है। मिसेस मेहता, पर अब क्या करें, हमारे पास एक ही रास्ता था जायदाद हासिल करने का। अर्पिता, मुझे कुछ सोचने दो, और दोनों चली जाती हैं। आर्यन सारी लाइट ऑफ करने को कहता है, सिर्फ एक मेन लाइट ऑन करने को कहता है जो सिर्फ आर्यन और काजल के ऊपर फोकस करती है। आर्यन गाना शुरू होते ही काजल के पास जाकर उससे डांस करने के लिए बोलता है। काजल पहले मना कर देती है, फिर आर्यन के फोर्स करने पर मान जाती है। आर्यन काजल के दोनों हाथों को अपने कंधे पर रख देता है और खुद उसके कमर में दोनों हाथ डाल के डांस करने लगता है। काजल डांस करते हुए आर्यन के आंखों में आंखें डालकर उसे दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करती है। आर्यन, बेबी तुम मेरी आंखें पढ़ना चाहती हो, कहकर एक किलर वाली स्माइल देता है। काजल, नहीं तो मैं तो यूं ही आपको देखने का मन कर रहा था तो सोचा कि देख लूं। आर्यन, तो बेबी को मुझे देखना चाहती है, ये बात तो मुझे पहले भी बता सकती थी उसके कान के पास जाकर, तो मैं ये पार्टी ही कैंसिल करवा देता और जी भर को खुद को देखने देता हमारे प्राइवेट रूम में, कहकर अपने हाथों की उंगलियों से शैतानियां करने लगता है। काजल, जब उसे आर्यन के छूने का एहसास होता है तो निगाहें नीचे करके उसके हाथ को देखने लगती है और जो उसके हाथ को झटक देती है और गुस्से से देखने लगती है। आर्यन, क्या हुआ, बेबी को अच्छा नहीं लगा? हाँ बोलो तो कुछ और करके दिखाऊं, कहकर हंसने लगता है। काजल, एक्सक्यूज़ मी, कहकर वहाँ से चली जाती है। काजल वॉशरूम की तरफ जाती है, उसे रास्ते में जूही मिलती है। जूही, तो तुम्हारी वजह से आर्यन ने मुझसे शादी नहीं की, वरना आज मेरी सगाई हो रही होती। काजल, देखो तुम जो कह रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखने वाली होती है। जूही दूर करते हुए, दूर रहो, और ये झूठी सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझसे मेरा आर्यन छीना है, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। काजल, देखो मेरी बात तो सुनो, तुम जो कह रही हो। जूही, नहीं, कुछ मत बोलो, तुमने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, मेरी बददुआ है तुम्हें, और रोते वहाँ से चली जाती है। क्या गलती की है मैंने जो हर किसी को सिर्फ मेरी गलती दिखाई दे रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर तो मेरे साथ ही ऐसे क्यों कर रहे हैं? गार्डन के दूसरे हिस्से की तरफ चली जाती है। इधर आर्यन काजल के बारे में सोच रहा होता है, अभी तक ये क्यों नहीं आए,
कहाँ रह गई। तभी उसे कॉल आती है। वो सबसे दूर जाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से सर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। क्या करें आप बताइए, उन्हें इंजेक्शन देना है या नहीं। आर्यन परेशान होकर कोई और रास्ता नहीं है उसे शांत करने का, कुछ तो होगा। दूसरी तरफ से सर हैवी मेडिसिन है पर आपके वो कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जल्दी बताइए। आर्यन कुछ सोचकर ठीक है दे दीजिए पर ध्यान से, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सर आप फिक्र ना करें कहकर कॉल कट कर देते हैं। आर्यन जो बेहद गुस्से में होता है, बस बहुत हो चुका, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिस काजल दीक्षित, आज मेरा भाई दर्द में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। मैं कभी अपना गुस्सा किसी लड़की पर नहीं निकालना चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब करने को। आज रात तुम्हारे लिए जहन्नुम से कम नहीं होगी। आर्यन कब से रूम में उसका इंतजार कर रहा था। पूरा रूम सजाया गया था। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी इसीलिए काजल अभी भी बाहर, पार्टी खत्म हो चुकी थी पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। आर्यन रूम में बैठे बैठे एक सिगरेट पीने लगा था। जब भी वो टेंशन में होता है स्मोक करता है। काजल रूम में आती है तब पूरे रूम में अंधेरा होता है। दरवाजा जैसे ही बंद करती है तब पीछे से कोई उसे बाहों में भर लेता है और अपना गाल काजल के गाल के पास ले आता है और कहता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। काजल समझ जाती है कि ये आर्यन ही है। वो खुद को छुड़ाने का प्रयास करती है पर आर्यन ने उसे टाइट पकड़ रखा था। काजल आर्यन के बोलने से समझ जाती है कि उसने ड्रिंक कर रखा है। आर्यन क्यों, क्या हुआ बेबी। हाँ आज हमारी फर्स्ट नाइट है। काजल ये आप क्या बोल रहे हैं, और आप जानते हैं ना कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आर्यन यार अच्छा खासा मूड क्यों ख़राब कर रही हो। उसे अपने सामने लाते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे पर फेरने लगता है। काजल आर्यन के उसके छूने से एक अलग ही एहसास होता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। काजल खुद को संभाल कर आर्यन से अभी आपने पी रखी है। आर्यन उसके कमर को अपनी ओर खींच लेता है। तो मैंने पी लिया तो क्या तुम्हें कोई शक है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। काजल आर्यन के ऐसे बात करने से उसे गुस्सा आने लगता है। आर्यन को पकड़कर उसे बिस्तर के पास ले जाकर बिस्तर पर धक्का दे देती है। लाइट ऑन करती है। जब देखती है कि पूरा रूम डेकोरेट है तो वो आर्यन की तरफ देखने लगती है। आर्यन बिस्तर पर गिर जाता है और कहता है क्या इरादा है बेबी, कहकर हंसने लगता है। काजल उसके जूते निकाल देती है और उसके सर के नीचे तकिया लगा देती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक बात बोलूं। काजल बिना किसी भाव के बोलिए। आर्यन तुमने उसका दिल क्यों तोड़ा। हाँ उसके कहते उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तुम्हें पता भी है कि उसे कितनी तकलीफ पहुंच रही है। आर्यन बात करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। काजल आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किसका दिल तोड़ा है मैंने। आर्यन अपनी ही धुन में, जब किसी लड़की को किसी से प्यार नहीं करना होता तो चुपचाप क्यों नहीं चली जाती। उसको किसी से कंपेयर करके उसका दिल तोड़ने की क्या जरूरत होती है। काजल आप किसकी बात कर रहे हैं, किसका दिल टूटा है। आर्यन सो चुका था। काजल उसे उठाने लगती है पर आर्यन नहीं उठता है। काजल ये किसकी बात कर रहे थे, और मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। फिर आर्यन को ब्लैंकेट से ढक देती है और खुद बालकनी में जाकर निधि को कॉल करती है। निधि फ़ोन बजने से उठती है। काजल का कॉल देखकर हेलो बोलती है। क्या हुआ, सब ठीक है ना। काजल हाँ सब ठीक है, मैंने तुझे कुछ बताने के लिए कॉल किया था। निधि क्या। काजल आर्यन कह रहे थे कि मैंने किसी का दिल क्यों तोड़ा है। निधि बिस्तर से उठते हुए क्या क्या कहा तूने, मतलब तूने किसी का दिल तोड़ा है, और यह बात आर्यन ने खुद अपने मुंह से कही है। काजल हाँ उन्होंने खुद मुझे ये बात कही है। पर निधि पर क्या। हाँ काजल हाँ पर नशे में कहा उन्होंने। निधि नशे में, मतलब वो किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। काजल सोच में पड़ जाती है। शायद तू सही कह रही है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। निधि अच्छा देख बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ, मुझे अभी नींद आ रही है तो प्लीज़ क्या मैं सो जाऊँ। हाँ काजल हाँ मैं भी ना, खैर जाने दे अब सो जा, गुड नाइट बाय। निधि बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। अगले दिन काजल आर्यन के उठने का इंतजार कर रही थी। काजल मुझे आज इनसे बात करनी ही पड़ेगी। आर्यन जो अभी भी सोया हुआ था जैसे ही पलटता है काजल को खुद को देखता पाता है। आर्यन क्या हुआ बेबी, मुझे ऐसे सुबह सुबह देख रही हो।
कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। काजल दूसरी तरफ देखने लगती है। आर्यन, क्या हुआ बेबी? लगता है कल रात की वजह से अभी भी गुस्सा हो। काजल आर्यन को देखकर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन, बोलो ना बेबी, क्या बोलना चाहती हो? तुम्हारी हर बात सुनने के लिए आई एम रेडी। काजल, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद बात करते हैं। आर्यन, जो हुक्म मेरे आका, कहकर वॉशरूम चला जाता है। आधे घंटे बाद आर्यन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। काजल उसके पीछे खड़ी थी। आर्यन सर पीछे करके हल्का सा देखता है, फिर वापस सामने देख कर कहता है, बोलो क्या बोलना चाहती हो? काजल थोड़ी घबरा कर कहती है, मुझे वो। आर्यन, क्या बेबी, तुम्हारे शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं आज? काजल, मैं वो कहना चाहती थी कि मुझे वापस अपने जॉब पे जाना है। आर्यन उसकी तरफ मुड़ के, क्या कहा बेबी? कि तुम उस 10,000 वाली काम को, सॉरी जॉब कहती हो? काजल, मिस्टर शेखावत, आपके लिए इतने पैसों की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर मेरे लिए इतने पैसों की वैल्यू बहुत है। आर्यन उसके पास आकर उसको उंगली दिखाते हुए, मेरे लिए क्या वैल्यू है या क्या नहीं, ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अलमारी से अपना एक कार्ड निकाल कर उसे देने लगता है, ये रखो, जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। काजल कुछ कहना चाहती है, परंतु आर्यन उसे चुप रहने को कहता है। आर्यन, जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब तक तो नहीं, उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। और हाँ, तुम्हारे भाभी के जो भी खर्चे हैं मैं उन्हें भी उठा सकता हूँ, समझी? सो दोबारा मुझे ये काम करने के बारे में मत बोलना। काजल बालकनी में चली जाती है। आर्यन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है, बाहर अर्पिता दरवाजे के पास कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही होती है। आर्यन के अचानक से दरवाजा खोलने से गिरते गिरते बचती है। आर्यन गुस्से से, मिसेस शेखावत, तो आपकी आदत नहीं सुधरने वाली है ना बातें सुनने की? अर्पिता हड़बड़ाकर, मैं वो आर्यन उनके पास आकर, ये तो बिल्कुल मत कहिए मिसेस शेखावत, आप यूं ही गुजर रही थी, क्योंकि ये आप भी अच्छे से जानती है। अर्पिता, मैं तुम्हारी बातें भला क्यों सुनने लगी? मुझे क्या पड़ी है जो मैं? आर्यन, तो ये आप इतना रुक रुक कर क्यों बातें कर रही हैं मिसेस शेखावत? अर्पिता, मैं तो तुम दोनों को बुलाने आई थी, माँ के कहने पर, और कुछ भी नहीं, बस कहकर वहाँ से निकल जाती है। आर्यन, एक मिसेस शेखावत को संभालना कम था क्या, जो एक और मिसेस शेखावत आ गई? आर्यन वापस रूम में आता है और काजल को नीचे आने के लिए बोल देता है। वसुंधरा देवी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आर्यन और काजल का इंतजार कर रही होती हैं। आर्यन को नीचे आता देखकर कहती हैं, आप और काजल कहाँ हैं? हमने तो आप दोनों को बुलाया था। आर्यन, दादी माँ वो बस आ रही है, वैसे आपने बुलाया क्यों है? वसुंधरा देवी, आप हमारे पास तो बैठिए, फिर बताते हैं। आर्यन बगल में बैठ जाता है। काजल नीचे आकर पहले वसुंधरा देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहिए। काजल दादी माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। दादी माँ, आपने हमें बुलाया था, कुछ काम था क्या? दादी माँ, हाँ काजल, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम कुछ मीठा बनाओगी। काजल दादी माँ की बात सुनती है। आर्यन काजल की तरफ देखकर कहता है, रहने दीजिए ना दादी माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। वसुंधरा देवी, आज इनकी रसोई है, आज आप कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बस हमने कह दिया तो बस। आर्यन, दादी माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना ज़रूरी है। काजल चुप होती है। वसुंधरा देवी, काजल बेटा, आप क्यों नहीं कहती हैं इनसे, शायद आपके कहने से रुक जाए। काजल मन ही मन में, ये और मेरी बात सुनेंगे, इसके लिए तो इन्हें 7 जन्म लेने होंगे। दादी माँ, आप ही कहिए, मैं अब क्या कहूँ? आर्यन, दादी माँ मुझे अब चलना चाहिए, आपसे रसोई का काम आप देखते रहिएगा, मैं चलता हूँ। तभी कौन कहाँ जा रहा है, जरा मुझे भी तो बताइए। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अतर, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहकर वसुंधरा देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। वसुंधरा देवी, आप अभी तक कहाँ पर थे? ऐसा क्या काम आ गया था जिसकी वजह से आप अपने दोस्त की शादी की पार्टी में भी नहीं आए थे? अतर आर्यन की तरफ देख कर, ये तो आप मेरे इस खड़ूस बॉस से पूछिए। आर्यन, क्या कहा तुमने कि मैं खड़ूस हूँ? हाँ, तुम्हें ये लगता है। वसुंधरा देवी, अब बस भी कीजिए, आप हमेशा अथर को इतना काम दे देते हैं कि वो भी करे तो क्या करे। अच्छा, आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए, चलिए। अथर, नहीं दादी माँ, वो आज एक ज़रूरी मीटिंग है तो हमें जाना होगा। क्यों आर्यन? आर्यन, हाँ दादी माँ, हमें जाना चाहिए अब। वसुंधरा देवी, पर आपने तो अभी तक काजल से भी नहीं मिले हैं, उनसे तो मिलते
चले जाइए। अथर काजल की तरफ देखकर, दादी माँ मैं भाभी से मिल चुका हूँ। वसुंधरा देवी ठीक है जाइए, पर रात का खाना आपको यहीं खाना होगा। अथर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। आर्यन बाहर गाड़ी में अथर का इंतजार कर रहा होता है। अथर के आते ही पूछने लगने लगता है, राघव कैसा है, वो ठीक है ना? अथर आर्यन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और वो थोड़ा शांत भी हो गया है, डॉक्टर की निगरानी में है वो 24 घंटे। घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना राघव को लेकर? आर्यन नहीं हुआ था मिसेस शेखावत को, पर मैंने सब संभाल लिया। अथर कुछ पूछूं? हाँ। आर्यन हाँ पूछो। अथर तुमने कुछ पूछा भाभी से? आर्यन उसे घूर कर देखने लगता है। अथर मेरा मतलब था कि काजल उन्होंने कुछ बताया कि उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से राघव की ये हालत है? आर्यन गुस्से से नहीं, अभी तक मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। पर अथर पर क्या? आर्यन मुझे कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक सच्चाई नजर आती है, पता नहीं क्यों। उसे देखता हूँ तो लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ किसी बेकसूर के साथ। अथर उस रात काजल राघव के साथ भी, ये तो तुम भी जानते हो। वो फोटो जिसमें ये साफ नजर आ रहा था कि काजल उस रात राघव के साथ थी, और उसका वो पर्स जो राघव के पास मिला था। आर्यन अपना सिर सीट पर टिका देता है। यही बात तो है जो यकीन करना भी चाहूँ तो भी यकीन कर सकता हूँ। अथर बस आर्यन को देखने लगता है। एक बात पूछे? आर्यन हाँ। अथर अगर कल हमें ये पता चलता है कि काजल इनोसेंट है तो क्या करोगे? आर्यन मुझे नहीं पता, मैं बस अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। सामने देखने लगता है। अथर राघव ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। आर्यन अब चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। शेखावत मेंशन। अर्पिता काजल के रूम में जाती है उससे बात करने, पर काजल रूम में नहीं होती है तो वापस अपने रूम में आ जाती है। काजल वसुंधरा देवी के रूम में उनके साथ बैठी होती है और बात कर रही होती है। वसुंधरा देवी बहुत खुश थी कि उसके साथ कोई बात करने वाला आ गया। ये सोचकर उधर डायमंड ग्रुप ऑफिस के अंदर आर्यन और अथर जरूरी मीटिंग में थे, तभी किसी का कॉल आता है। आर्यन को पहले आर्यन इग्नोर करता है, पर बार बार कॉल आने पर वो कॉल उठा लेता है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। आर्यन खड़ा हो जाता है और मीटिंग खत्म बोलकर वहाँ से चला जाता है। अथर कुछ समझ नहीं पाता कि आर्यन को अचानक क्या हुआ, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता। आर्यन जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। अथर उसके गाड़ी के पास आता है, पर तब तक आर्यन वहाँ से जा चुका होता है। आर्यन को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल ही नहीं उठाता। आर्यन एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और आर्यन के बगल में बैठ जाता है। आर्यन बोलो वीरेन, क्या पता चला जो तुम मुझे यहाँ बुला लिया? वीरेन सर इतना पता चला है कि उस दिन क्लब में आपके भाई और उस लड़की के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उस लड़की ने, आर्यन उसकी आंखों में लाली उतर आती है। और लड़की ने क्या? बोलो वीरेन। वीरेन उस लड़की ने थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद आपके भाई वहाँ से चले गए थे। आर्यन तो उसने राघव को थप्पड़ मारा था, उसकी इतनी हिम्मत। वीरेन की तरफ देखकर उसे जाने को कहता है। वीरेन वहाँ से चला जाता है। आर्यन खुद सही तो मिसेस शेखावत, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत है और तुम सुकून से जियो, ये तो हो नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आर्यन वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाता है। वहाँ काजल को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। उसे गुस्सा आने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं वो जॉब पर तो नहीं चली गई। आर्यन इसका मतलब वो जॉब पर ही गई है। मेरी बात कहाँ मानने वाली है? एक बात नहीं मान सकती मेरी समझती क्या है वो खुद को। आने दो फिर बताता हूँ। अपने रूम से बाहर निकल जाता है, नीचे आने लगता है। अर्पिता तुम कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ चाहिए क्या? आर्यन अर्पिता की तरफ नहीं देखते हुए कहता है, आप क्या, अगर मैं कुछ ढूंढ भी रहा होगा तो? अर्पिता मैं तो बस यही पूछ रही थी, तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाते हो? आर्यन अपने गुस्से पर काबू कर, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, कहकर गुस्से से देखकर जाने लगता है। अर्पिता ठीक है मुझे क्या, पर जिसे तुम्हारी नज़र इधर उधर ढूंढ रही है उसे मैंने अभी बाहर जाते हुए देखा। तुम आर्यन बात पूरी होने से पहले वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, चलो थोड़ी सी आग लगा ही ली मैंने, कहकर अपने रूम की तरफ चली जाती है।
आर्यन अपने रूम में गुस्से में टहल रहा होता है। किसी सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। एक सर्वेंट डरते हुए अंदर आता है। आर्यन गुस्से से, क्या तुम्हारी काजल मैम को घर से बाहर जाते हुए देखा है? सर्वेंट, हाँ सर, देखा तो है, पर आर्यन बीच में, अब तुम जा सकते हो। वो सर्वेंट चुपचाप चला जाता है। आर्यन, तो तुम सच में घर से बाहर गई हो, मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखना, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आर्यन गुस्से में अपने रूम में होता है। रात होने को होती है, पर अभी तक काजल का कुछ भी पता नहीं था। रात को 7 बजे काजल अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूम की सारी लाइट बंद है। अंदर आकर लाइट ऑन करती है तो सामने चेयर पर आर्यन बैठा नजर आता है। काजल मन ही मन में, आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? आर्यन काजल को देखकर, इतनी जल्दी कैसे आ गई बेबी? कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? ताने कसता है। काजल, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ। आर्यन खड़े होकर उसके पास आकर, पति जब काम से घर लौटे तब वो ये उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी उसके इंतजार में रहे और एक गिलास पानी तो पूछे, कुछ और ना सही। हाँ काजल, आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर शेखावत कि हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं और ये पति पत्नी वाली हरकतें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको पानी चाहिए था तो आप किसी से भी कह सकते थे, बहुत सारे सर्वेंट हैं आपके घर में। आर्यन, जानता हूँ कि मेरी हरकतें पति वाली ज़्यादा हैं, पर क्या करूँ, जब पत्नी ही ज़्यादा सुंदर हो तो, कहकर उसके चेहरे को छूने लगता है। काजल, कुछ और भी कहना था आपको या मैं जाऊं? आर्यन, एक सवाल का जवाब दो, मेरे मना करने के बाद भी तुम घर से बाहर क्यों गई? काजल, हाँ मैं गई थी, पर वो। आर्यन, जैसे तुमने कसम खा रखी है ना मेरी बात ना मानने की। हाँ, तुम उस जॉब के लिए गई थी ना, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या ज़रूरत थी? काजल, मेरी बात तो सुनिए। आर्यन, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, कहकर रूम से बाहर चला जाता है। काजल खुद से, क्या है ये, समझते क्या है खुद को? बस खुद कहते गए और खुद ही सुनते गए। पागल हो जाएगी काजल। यह तू देख लेना, रात को खाने के टाइम सब लोग होते हैं सिवाय आर्यन के। वसुंधरा देवी काजल से, बेटा आपको पता है कि आर्यन अभी तक घर नहीं आए हैं? काजल, दादी माँ, वो काम के सिलसिले में गए हैं, कुछ भी नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हैं। अर्पिता, काजल, नई नई शादी हुई है, कम से कम आर्यन का इंतजार तो कर ही सकती थी ना, इतनी जल्दी भूख लग गई? वसुंधरा देवी अर्पिता को घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाती है। काजल, वो तो मैं बस। वसुंधरा देवी काजल से, अरे बेटा, आप आर्यन को ज़्यादा नहीं जानती होगी, वो ऐसा ही है, जब काम होता है ना तो उसे ना ही खाने का होश होता है और ना ही सोने का, तो आप बेफिक्र होकर खाना खाएं। अर्पिता मुंह बनाते हुए मन ही मन में, एक आर्यन कम था जो अब एक और उनकी लाडली आ गई। ऐसे में तो मेरे बेटे के लिए ना पैसा बचेगा और ना ही प्यार, सबको इन दोनों में ही लुटा देगी ये बुढ़िया तो। काजल अपना खाना खत्म करके अपने रूम में आ जाती है। आर्यन रात के 12 बजे घर आता है शराब पीकर, तो देखता है कि काजल सो रही होती है। उसके पास जाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करता है और कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? पिछली दीपावली पर देखा था, जब तुम मंदिर में दिए रख रही थी, तब पहली बार किसी को देखकर ये निगाहें ठहर सी गई थी। वो तुम थी, गुलाबी बनारसी साड़ी में। जब तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। बहुत लड़कियों को देखा होगा साड़ी में, पर तुम पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। कुछ तो कशिश थी इन आँखों में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। तुम तो अपने में ही मग्न थी, सब मुझे देखने में बिजी थे, पर तुम्हें मेरे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे मैं हूँ ही नहीं। इतना हैंडसम बंदा हंसते हुए जिसे तुम इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही थी। उस दिन सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूँगा, इस घर में तुम एक प्रिंसेस की तरह आओगी, पर उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं। पर तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बारे में दादी माँ से बात भी करने वाला था, तभी राघव के एक्सीडेंट की खबर आई। मैं तुरंत दार्जिलिंग गया और वहाँ अपने भाई को उस तरह देखकर तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। आर्यन, मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया। मुझे रह रहकर पापा की बहुत याद आने लगी थी। जब पापा की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों चाहे एक माँ के बेटे ना हो, पर तुम्हारे पिता तो एक ही है ना, चाहे कोई तुम दोनों को सौतेला कहे,
पर तुम ये बात कभी भी अपने मन में नहीं लाओगे। ये वादा करो मुझसे कि मेरे जाने के बाद तुम राघव के एक बड़े भाई ही नहीं, उसके पिता बन के दिखाओगे। वादा करो मुझसे, अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी का ख्याल रखोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अर्पिता को कभी अपनी माँ की जगह नहीं दे पाओगे, और मैं तुमसे कह भी नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल एक पिता की तरह रखना। आर्यन, मैंने पापा ये वादा किया है और मरते दम तक ये निभाऊंगा। आर्यन रोने लगता है, खुद को थोड़ा संभल कर कहता है, जब मैंने तुम्हारी और राघव की फ़ोटो देखी तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, पर अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मेरा मन तुमसे नफरत करने लगा है। जिस भाई की एक हंसी से पूरा शेखावत विला गूंज जाता है, आज उस भाई को शांत करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि अभी मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। अभी तक मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है। जब दादी माँ को पता चलेगा तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग कहता है कि मुझे अपने भाई का तुमसे बदला लेना चाहिए, पर दिल कुछ और ही कहता है कि काजल पलटकर सीधा हो जाती है। आर्यन चुप हो जाता है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? तुम सो जाओ बस। कभी कभी मैं तुमसे ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। गुड नाइट बोल के उसके बगल में लेट जाता है और सो जाता है। सुबह जब काजल की आँख खुलती है तब पलटने की कोशिश करती है, पर आर्यन ने उसे अपने हाथ से पकड़ रखा था। वो उठने की कोशिश करती है, पर आर्यन ने उसे जोर से पकड़ रखा था। हल्का सा हिलने की कोशिश करती है, पर थक हार कर चुपचाप लेट जाती है। तभी एक सर्वेंट आवाज़ देकर कहता है, आर्यन सर, आपसे मिलने कोई आया है, आप बाहर आ जाइए। आर्यन जब ये आवाज़ सुनता है तो उठने लगता है। तभी उसकी नज़र काजल पर जाती है, जो चुपचाप लेटी हुई थी। आर्यन प्यार से उसके माथे पर एक छोटा सा किस कर गुड मॉर्निंग बोल के वॉशरूम में चला जाता है। काजल आर्यन के जाने के बाद अपनी आंखें खोलकर हैरान रह जाती है। मन ही मन सोचने लगती है, क्या उन्होंने मुझे किस किया, पर क्यों? क्या चल रहा है इनके मन में? कैसे पता करूं? दादी माँ, हाँ, एक वही है जो इनके बारे में जानती है। निधि की कॉल आने लगती है। काजल हेलो बोलती है। क्या हुआ, इतनी सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? निधि, हाँ सब ठीक है, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी, भैया को होश आ गया है। काजल ये सुनकर खुश हो जाती है। मैं आज ही उनसे मिलने आऊँगी कहकर कॉल कट कर देती है। आर्यन नीचे आता है और सर्वेंट से पूछता है, कौन है? सर्वेंट नहीं पता कहकर चला जाता है। आर्यन थोड़ा आगे आकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तुम यहाँ? रिया जल्दी से जाकर आर्यन के गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कहकर दूर होती है। आर्यन, वैसे अचानक यहाँ कैसे? रिया अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर खड़ी हो जाती है और आर्यन को देखकर कहती है, तो खुश नहीं हो मुझे देखकर? आर्यन सोफे पर बैठते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दादी माँ से नहीं मिलोगी? रिया बगल में बैठकर, मिलूंगी, सबसे पहले तुमसे तो मिल लूँ कहकर उसके कंधे में अपना सिर रख देती है। काजल जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो उन दोनों को देखकर वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अर्पिता हॉल में आती हैं और रिया और आर्यन को साथ में देखती हैं। तभी उसकी नज़र ऊपर काजल पर पड़ती है। वो जानबूझकर काजल से कहती है, अरे काजल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ नीचे देखो तो कौन आया है। मन ही मन में बहुत खुश होती है, आओ ना। अर्पिता के कहते ही आर्यन और रिया ऊपर देखते हैं तो आर्यन रिया के बगल से उठकर खड़ा हो जाता है। रिया आर्यन को ऐसा करता देख हैरान रह जाती है। वो भी खड़ी हो जाती है और काजल को देखने लगती है। काजल उन दोनों को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। आओ, और नीचे आती है। अर्पिता, काजल, इससे मिलो, ये हैं आर्यन और राघव की बचपन की दोस्त रिया रायचंद। काजल रिया को देखती है, जिसने स्किन टाइप जीन्स पहन रखी थी और वाइट टी शर्ट, हाई हील, खुले बाल, रेड लिपस्टिक, जिसमें वो काफ़ी ग्लैमरस लग रही थी। काजल उसे देखती ही रह जाती है। रिया काजल को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर आर्यन के हाथ में अपना हाथ फंसा कर कहती है, तुमने इससे शादी की है? आर्यन, लुक एट यू एंड बहन जी टाइप, यू नो। आर्यन रिया का हाथ छोड़कर काजल के बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, रिया ये है काजल, मेरी वाइफ कहकर काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल आर्यन को बस देखती ही रह जाती है। रिया को आर्यन का यूं उसका हाथ छोड़कर काजल का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहती। वसुंधरा देवी, अरे रिया बेटा, कब आई? हमें बता दिया होता तो किसी को एयरपोर्ट भेज देते तुम्हें लेने के लिए। रिया,
जाकर उनसे मिलती है और कहती है मैं तो आप सबको सरप्राइज करना चाहती थी, पर काजल को देखकर कहती है लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। एनीवे मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अर्पिता हाँ जाओ आराम कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वसुंधरा देवी रिया आप जाइए आराम कर लीजिए, बाद में नाश्ता कर लीजिएगा। ओके। रिया गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। काजल अपने रूम में आती है, उसके पीछे आर्यन भी आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आर्यन वो रिया है, मेरी दोस्त है वो। काजल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आप ये। आर्यन मुझे लगा कि तुम नाराज हो गई हो, वो बस मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं। काजल ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? आर्यन नहीं बस। काजल वो मुझे आपसे कुछ कहना था, वो मुझे भैया को देखने जाना था, अगर आप कह दें तो क्या मैं जा सकती हूँ? आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है हॉस्पिटल में, तो तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, कहकर बाहर निकल जाता है। काजल ये इतनी जल्दी मान गए, मुझे लगा था कि कुछ और कहेंगे, पर ये तो चलो रेडी हो जाती हूँ। आर्यन और काजल दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। काजल एक बार आर्यन की तरफ देखकर मन ही मन में कहती है कहूँ क्या, अगर नाराज हो गए तो, पर कहना तो पड़ेगा ना। हिम्मत करके आर्यन की तरफ देखकर कहती है काजल मुझे आपसे कुछ कहना था, अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो, कहकर सामने हॉस्पिटल की तरफ देखकर आर्यन सामने देखकर कहता हाँ बोलो। काजल वो भैया को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है, मैं अभी उनसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, आई प्रॉमिस। आर्यन थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर काजल की तरफ देख कर कहता है ठीक है, पर अभी के लिए बस। हाँ काजल हंस देती है, हाँ बस अभी के लिए, थैंक यू, कहकर अपना मंगलसूत्र निकालकर बैग में रख देती है। आओ, और जैसे अपने बाल को छूने लगती है, आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत उम्मीद के साथ काजल की आंखों में आंखें डाल कर कहता है इसे तो मत मिटाओ। काजल आर्यन को देख कर कहती है, बहुत प्यार से कहती है, मैं सिंदूर को मिटा नहीं रही हूँ, बालों से बस छिपा रही हूँ ताकि भैया को ना दिखे बस। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो काजल को ऐसे ही देखते रहता है। काजल भी आर्यन को देखती ही रह जाती है। तभी पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर काजल का क्या रिश्ता था आर्यन के छोटे भाई राघव से? जब काजल को पता चलेगी आर्यन की सच्चाई तो क्या करेगी काजल? देखने के लिए देखिए इस कहानी के भाग 2 में। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।